नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि अपनी बात हुई थी कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी को। राजस्थान का करंट अफेयर्स 11 तारीख को यानी कि 11 फरवरी को आ चुका था। अब 2-3 दिन हमने इसलिए लिए थे कि इसमें से वो सार निकाल सकें कि जो आपकी परीक्षा में काम का हो, यानी कि कोई जल्दबाजी करने की बजाय परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसको तसल्ली से पढ़ें। आजकल एक रेस चलती है, जैसे ही बजट आया तुरंत सब पढ़ाने दिखाने लगते हैं यूट्यूब पर, खैर वो अलग चीज़ है। अब हम चलते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान का बजट। आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अब राजस्थान के बजट में क्या क्या जानकारियां इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं जो आपके लिए खास है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम देखेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से, राजस्थान का बजट हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो इसका हमने एक इंडेक्स बनाया, यानी कि पूरा जो चैप्टर है उसको हमने बांटा। बजट के आंकड़ों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बजट को समझना भी थोड़ा मुश्किल है, और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो और मुश्किल चीज है। तो हमने इस पूरे बजट को पहले ऐसे टॉपिक में बांटा है कि बजट में से जहां से सवाल पूछे गए हैं अभी तक, तो वैसे ही हमने टॉपिक बनाए। जैसे कि पहला, इस बार बजट में एक नई बात कही गई है, बजट के 10 नए संकल्प बताए गए हैं और उनको ही कहा गया है बजट के 10 स्तंभ। तो पहले हम देखेंगे कि बजट के वो 10 स्तंभ कौन कौन से हैं। जब वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 10 नए संकल्पों के साथ चल रहे हैं, और उनको बोला ये बजट के 10 नए स्तंभ है। तो पहले हम केवल उन 10 स्तंभों का नाम देखेंगे, हो सकता है कभी उनमें से एक सवाल पूछ लिया जाए। दूसरा, फिर बजट में से जो सवाल आते हैं इनको देखेंगे। ये कुछ आंकड़े बजट में से बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से आंकड़े? कि राजस्व घाटा कितना रहा, राजकोषीय घाटा कितना रहा, आय कितनी रही, व्यय कितना रहा, इकोनॉमी का कुल साइज राजस्थान का कितना है, यानी कि राजस्थान की ये जीएसडीपी, स्टेट की जो जीडीपी है उसको कहते हैं जीएसडीपी। ये कितने, इसका साइज कितना है, कितने लाख करोड़ की ये जीडीपी है, भविष्य का लक्ष्य क्या है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं जिनसे संभावित एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बजट में बार बार की कौन कौन सी नई योजनाएं, नए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये हमारे बहुत ज्यादा काम का है कि पूरा बजट हम पेज बाय पेज पढ़ते तो जाते हैं, सवाल आता है कि नया कोई कार्यक्रम घोषित किया गया है या नई कोई योजना घोषित की गई है, तो हमने सबकी एक लिस्ट बना ली है कि नई योजनाएं, नए कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इसके बाद पुरानी योजनाओं में या पुराने कार्यक्रमों में क्या अपडेट हुए हैं। योजना और कार्यक्रम को भी हमने दो तरह से बांटा कि एक तो जो नई ही घोषणा की गई है, एक जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं उनको नए बजट में किस तरह से चेंज किया गया है, क्या उनमें अपडेट किया गया है। तीसरा, फिर एक साथ देखेंगे कि इस बजट में कौन कौन सी नीतियां घोषित की गई हैं, विभिन्न नीतियां, और इससे बहुत बार सवाल आते हैं। नए घोषित संस्थान, नया कोई सौर पार्क, कोई नई एजेंसी बनाई जाएगी, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इससे तो बहुत बार सवाल आते हैं कि कहाँ कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। ऐसे ही एक बचता है कि पैनोरमा, कहाँ कौन से पैनोरमा बनेंगे, कोई नया कॉलेज यानी कि महाविद्यालय, ये कौन से बनाए जाएंगे, कोई नई यूनिवर्सिटी अगर बनाई जा रही है तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ लिस्ट बना के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि बजट में घोषित नए संस्थान, नए सौर पार्क, नई एजेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं इनसे एक सवाल आता रहता है। कैसे आता है? मैच द कॉलम में आता है। एक तरफ लिखा होता है संस्थान का नाम, दूसरी तरफ लिखा होता है उसका स्थान, यानी कि कौन सा संस्थान कौन सी जगह बनाया जाएगा। और फिर लास्ट में हम देखेंगे अलग अलग विकास कार्यक्रम कि बजट में क्या क्या, सड़क निर्माण के लिए कुछ घोषणा हुई है, पुल बनाने के लिए हुई है, नहर बनाने के लिए, तो इस तरह के विकास कार्यक्रम, इनको हम अंत में पढ़ेंगे। यानी बजट को हमने नए फॉर्मेट में सेट करने की कोशिश की है, और ये नया फॉर्मेट इसलिए कोशिश की है कि एग्जाम के लिहाज से आपको सहूलियत हो, यानी कि समझना इसको आसान हो। ये जटिल आंकड़े होते हैं हर बार। अब इस बार बजट लगभग 143 144 पेज का कुल बजट है, और 150 पेज में से एग्जाम में सवाल आएंगे, एक या दो या तीन भी आ सकते हैं। अब दो सवाल आएंगे और इसके लिए 143 पेज को किस तरह से आप पढ़ें, आंकड़े काफी जटिल होते हैं, तो उसको सरल आंकड़ों में सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। पहले तो कहा गया बजट के 10 स्तंभ। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस बार हम 10 नए संकल्पों के साथ ये बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हीं को कहा 10 नए स्तंभ। अब ये 10 नए स्तंभ कौन कौन से हैं? इसमें पहला स्तंभ उन्होंने बोला अवसंरचना का विकास। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क बनाना, पुल बनाना, नहर बनाना, ये सब जो कुछ है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नई इमारतें बनाना। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने स्तंभ बताया ये है नागरिक सुविधाओं में गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें वृद्धि की जाए, गुणवत्ता युक्त उसको किया जाए, ये दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ उद्योगों से संबंधित है।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ राजस्थान में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को प्रोत्साहन देना। चौथा स्तंभ है मानव संसाधन और सशक्तिकरण। अच्छा, हो सकता है कि कई बार ऐसा पूछ ले जाए कि नवीनतम प्रस्तुत बजट यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 का जो राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें उल्लेखित 10 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको केवल 10 स्तंभों के नाम याद रखने हैं। ऑप्शन में पूछ ले जाए कि भाई इस बार इनमें से कौन से शामिल है, कौन से शामिल नहीं है, तो केवल हेडिंग हेडिंग आप एक बार जरूर देखें कि 10 स्तंभों में कौन कौन से स्तंभ शामिल है। तो अगला 5वां स्तंभ है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा जिसमें बहुत सारी पेंशन योजनाएं चलती हैं दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उसको देखेंगे 5वां स्तंभ। छठा स्तंभ है पर्यटन, कला और सांस्कृतिक धरोहर कि इस क्षेत्र में राज्य क्या क्या काम कर रहा है विकास के लिए। 7वां स्तंभ होगा सुशासन और डिजिटल परिवर्तन। अब ये आज के दौर की नई आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, इन सब के लिए डिजिटल परिवर्तन क्या क्या हुए हैं और इनको सुशासन के माध्यम से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 8वां स्तंभ कृषि के क्षेत्र से संबंधित है कि कृषि और किसान कल्याणों को ध्यान में रख के क्या क्या विकास कार्यों की घोषणा की गई है। 9वां स्तंभ है हरित विकास, जिसको ग्रीन बजट नाम दिया गया था। पहली बार यानी कि 2025-26 में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था। और ये ग्रीन बजट का मतलब क्या होता है? ग्रीन बजट का मतलब ये है कि हरियाली के लिए, पौधारोपण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली बार अलग से कोई प्रावधान किया गया, तो वो कहलाया ग्रीन बजट। और फिर 10वां स्तंभ इसमें रखा गया कि 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। तो वहां तक कैसे पहुंचेगी, भविष्य का रोड मैप क्या है, तो उसको बोला गया 10वां स्तंभ। तो यानी कि ये 10 योजना है या कह सकते हैं सरकार के 10 संकल्प हैं। ये 10 स्तंभ ही कहे गए 10 संकल्प। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित 10 स्तंभों में या 10 संकल्पों में शामिल कौन सा संकल्प इनमें से नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आए, उसमें एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। वैसे क्वेश्चन वाली क्लास भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज तो हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर और ये तो क्लास रिकॉर्डेड है, अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन वाली क्लास होगी वो हम करेंगे कब? 21 फरवरी को। यही बजट के हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आपको 5-6 दिन मिल जाएंगे, इसको आराम से पढ़ें, समझें, याद करें। फिर 21 फरवरी को एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू वाली जो क्लास है इसको लाइव करेंगे। और लाइव इसका टाइम मेरे हिसाब से तो शाम को 6-7 बजे के बाद ठीक रहेगा। बाकी जो आपको ठीक लगे एक बार मुझे बताना, उस हिसाब से उसको लाइव का भी टाइम आपकी सुविधा के हिसाब से सेट कर लेंगे ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो जब आप फ्री होगे उस हिसाब से कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो शाम को 6 या 7 के बाद कभी भी कर सकते हैं, पहले चाहो तो पहले भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हुए बजट के 10 स्तंभ। अब एक एक करके एक एक स्तंभ को पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि बजट के प्रस्तुत आंकड़े कौन कौन से हैं, जैसे कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, आय व्यय संबंधी जो आंकड़े हैं इनको देखते हैं। और इनमें कौन से वर्ष के लिए? तो वर्ष 2026-27 के लिए बजट होता क्या है? बजट आगामी वर्ष का आय और व्यय का अनुमान बताया जाता है कि 2026-27 में, अब तो चल ही रहा है, 27 तो अभी आया नहीं है, तो 2026-27 में कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमारी कमाई होगी यानी सरकार की, और कौन कौन से हमारे पास खर्चे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है अनुमान, क्योंकि ये भविष्य की प्लानिंग होती है। अगले एक वर्ष के लिए हम कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, तो ये सरकार के आगामी एक वर्ष का अनुमान है। तो क्या अनुमान है उसको देखते हैं कि अगले एक वर्ष में 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां कितनी रह सकती है। तो ये बताया गया है 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए। इसी को ही वहां अंकों में लिखा गया है। ऐसे ही राजस्व व्यय यानी कि खर्चा, तो ये कितना है? 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए। अब आप यहां देख रहे हैं कि प्राप्ति तो है कम और व्यय है ज्यादा। प्राप्ति तो है 3,25,000 और व्यय है 3,50,000। तो इसका मतलब कैसा हुआ ये बजट? घाटे का बजट हुआ, जहां खर्चा ज्यादा है, आय कम है। तो अब ये घाटा कितना हुआ? राजस्व घाटा पूछा जाता है सवाल, ध्यान से देखना। तो इस वर्ष के यानी 2026-27 का जो वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्व घाटे का अनुमान कितना है? तो ये कितना है? ये है 24,313 करोड़ और 93 लाख रुपए।
राजस्व घाटे पे सवाल पूछे जाते हैं कि इस वर्ष राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है। पूंजीगत खाते में सरकार को प्राप्तियां इस वर्ष कितनी हो सकती है, तो 2,85,443 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजीगत खाते में व्यय कितना है, तो 2,60,902 करोड़ 23 लाख रुपए। अब ये आंकड़े थोड़े से बोरिंग हैं, पर आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। राजस्व घाटा जरूर याद रखना कितना है, 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे से बहुत बार सवाल आता है। राजकोषीय घाटा कितना है? राजस्व व्यय और प्राप्ति का अंतर तो होता है राजस्व घाटा, लेकिन सरकार की कुल कमाई और कुल खर्चा उसको कहेंगे राजकोषीय घाटा, जो कि कितना है, ये है 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए। तो ये दो आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक राजस्व घाटा और दूसरा राजकोषीय घाटा। अब आगे देखते हैं राजकोषीय मानक कुछ और आंकड़े, जैसे कि इस वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट की जीडीपी, और स्टेट की जीडीपी को बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राज्य की जीडीपी इस वर्ष कितना रहने का अनुमान है, तो यह है 21,52,100 करोड़ रुपए। यहाँ अंकों में आपको दिखाई दे रहा है, इतनी है हमारे प्रदेश की कुल जीडीपी का साइज। तो प्रदेश की कुल जीडीपी जरूर याद रखना है, कितनी है, 21,52,100 करोड़ रुपए। अब राजकोषीय घाटा देखो, अभी हमने यहाँ देखा राजकोषीय घाटा, ये तो कुल रुपए में बताया गया है, और यहाँ राजकोषीय घाटा ये बताया गया है कि जीडीपी का कितना परसेंट है, ये जो जीडीपी है इसका कितना परसेंट है राजकोषीय घाटा। तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का 3.69% ये है राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा परसेंटेज के रूप में सवाल फेमस है, आरपीएससी का बहुत बार पूछती है। तो इस वर्ष जीडीपी का 3.69% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। सरकार को ऋण एवं अन्य दायित्व ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितने हैं, तो ये है 36.8%। और पूंजीगत व्यय सरकार का कितना है, तो यह है 53,978 करोड़ 41 लाख रुपए। कई सारे आंकड़े आए, इनमें से 3 आंकड़े बहुत खास हैं, बल्कि 4। कौन कौन से? पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा स्टेट की जीडीपी का साइज, ये 3, और चौथा है राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है। तो ये 4 आंकड़े आपको जरूर याद रखने। कौन कौन से 4? बाकी भी रख लो तो बहुत बढ़िया है। कि राजस्व घाटा कितना है, 24,313 करोड़ 93 लाख। राजकोषीय घाटा कितना है, 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए। इसके बाद प्रदेश की जीडीपी कितने की है, 21,52,100 करोड़ रुपए। और जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा है, तो ये है 3.69%। अब ये तो हुए कुछ आंकड़े। अब हमको क्या देखना है, अब धीरे धीरे अब कुछ आसान सी चीजें आ रही हैं, आंकड़े रटना थोड़ा मुश्किल है। अब आपको ये देखना है बस कि इस नए बजट में कौन कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई है और कौन कौन से कार्यक्रम, यानी कि नवीन घोषित योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक, अच्छा यहाँ मैंने केवल शुरुआत में इनकी हेडिंग दिखाई है कि कौन कौन सी नई योजनाएं नए कार्यक्रम घोषित हुए हैं, ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे। अब यही चीजें विस्तार से भी पढ़ेंगे आज की ही क्लास में, डिटेल में भी पढ़ेंगे। शुरुआत में केवल ये नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नई योजनाएं घोषित की गई हैं। पूरे बजट का सार एक बार निकालने की कोशिश करते हैं कि इस बजट की नई योजनाएं। एक योजना है राज सेतु, और राज सेतु की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्ट्रक्चर एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, यानी कि शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के फाइनेंसिंग के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, राज सेतु। दूसरी योजना या दूसरा कार्यक्रम जो नया घोषित है, यह है वाइब्रेंट। क्या है वाइब्रेंट? वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम। इसको नाम दिया गया है वाइब्रेंट। केवल अभी नाम देखते जाओ, फुल फॉर्म देखते जाओ, विस्तार से थोड़ी देर में देखने वाले हैं, हर एक योजना के बारे में समझने वाले हैं। पहले एक पेज पर हम ये देखेंगे कि नई घोषणाएं कौन कौन सी की गई है, ताकि सारी चीजें मिक्स ना हो। तीसरा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या है, डिजिटल रेडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग प्रोग्राम, जिसको नाम दिया गया है ड्रीम। इसके बाद अगला घोषित कार्यक्रम है राज सवेरा। ये सवेरा नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। नाम में यहां दिख रहा है सवेरा में ये ए का मतलब यही है एंटी ड्रग, वी का मतलब है विजिलेंस यानी कि निगरानी। तो राजस्थान में
जो ड्रग्स लेते हैं लोग, नशे की गिरफ्त में है, उनको उससे बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया है राज सवेरा। अगला जो घोषित कार्यक्रम है इस वर्ष ये है स्कूल टू वर्क। पूरा नाम है स्कूल टू वर्क, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम। शिक्षा विभाग में ही ये भी एक अगला कार्यक्रम है। इस बार एक नया कैलेंडर जिसको नाम दिया गया है निपुण कैलेंडर, ये लाया गया है। क्या है निपुण कैलेंडर, समझेंगे थोड़ी देर में। ऐसे ही अगली पहल है राज पहल। पहल का मतलब यहाँ क्या है, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। फिर जादुई पिटारा, बच्चों के खेलने के सामान के लिए जो दिया गया है उसको नाम दिया गया जादुई पिटारा। तो खेल क्लास, खेल से संबंधित है, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खेल संबंधित सामान इसमें मिलेंगे। अगला एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, उसका नाम है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट, जिसको नाम दिया गया स्पीड। इसके बाद अगली योजना जो घोषित की गई उसका नाम है राज सुरक्षा। सुरक्षा ये स्वास्थ्य विभाग की है, यहाँ आप हॉस्पिटल देख भी रहे हैं, जिसका पूरा नाम है राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना। तो ये एक नई घोषित योजना है। शिक्षा विभाग की ही अगली योजना है जिसका नाम है राज ममता। ये मत सोचना कि भाई हेडिंग हेडिंग से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, केवल एक बार मैं समझा रहा हूँ कि नई घोषणाएं कौन सी हुई हैं, फिर इनको विस्तार से अभी देखने वाले हैं, थोड़ी देर में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ताकि कम से कम पूरे बजट में ये तो याद रहे कि इस बार नई योजनाएं कौन कौन सी आई हैं, तो पढ़ना आसान रहे, सहूलियत रहे। अगली है राज ममता, यानी कि राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसको नाम दिया गया राज ममता। ये भी स्वास्थ्य विभाग की है। फिर है मोक्ष वाहिनी योजना। जिन लोगों की मृत्यु हो गई अब उनको हॉस्पिटल से घर तक एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी, योजना का नाम है मोक्ष वाहिनी। अगली है राज सखी स्टोर, ऐसे स्टोर खोले जाएंगे महिलाओं के लिए। फिर उससे अगली है सीएम प्रमाण योजना। अब यहाँ प्रमाण की फुल फॉर्म क्या है, पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस। इसके बाद अगला है मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस, ये एक लॉन्च किया गया। फिर अगली योजना है राज एम्स। राज एम्स मतलब राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फिर अगला एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है राज गिफ्ट। अब वैसे जब बजट पढ़ रहे थे तब तो ऐसे लग रहा था भाई बजट में नई घोषणा कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी नई योजनाएं हैं जो घोषित की गई हैं। अब आपको लग रहा हो कितनी सारी नई घोषणाएं कर दी हैं, यानी भर्तियों की घोषणा भले ना की गई हो पर आपके एग्जाम के लिहाज से कंटेंट बहुत है। अब ये सारे नए जो कार्यक्रम है आपको याद रखने हैं कि किसका उद्देश्य क्या है, कौन सा कार्यक्रम कौन से विभाग द्वारा घोषित किया गया है। तो अगला जो कार्यक्रम है ये है मिशन राज गिफ्ट, और गिफ्ट का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड। और इसके बाद कार्यक्रम है पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि प्रोजेक्ट फॉर रेजिलेंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वेलराइजेशन इनिशिएटिव, जिसको नाम दिया गया है पृथ्वी। तो ये सारी हैं जो नई घोषित योजना है। अभी हमने केवल नई घोषित योजनाएं और उनके कार्यक्रम देखे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने एक इंडेक्स बनाया है कि किस तरह से हम बजट पढ़ रहे हैं, तो एक नई कोशिश कर रहे हैं हम बजट को समझने की कि पहले हमने बजट के 10 स्तंभ देखे, फिर हमने बजट के आंकड़े, अब हम देख रहे हैं कि बजट में नई कौन कौन सी योजना और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो घोषित किए गए हैं। तो अभी केवल उनके नाम देखे हैं ताकि पूरे बजट को पढ़ना आसान हो जाए। फिर अब इनको विस्तार से देखेंगे, ये भी देखेंगे पुरानी योजनाओं में क्या अपडेट हुए हैं। अब फिलहाल हम अगला चैप्टर इसकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजट में नए संस्थान, नए सौर पार्क, नई कोई एजेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कोई पैनोरमा, ये कौन कौन से घोषित किए गए। तो अब केवल उनके नाम पर आते हैं और शॉर्ट में देखते जाएंगे कि उसका नाम स्थान का और उसमें बनाने वाला संस्थान। जैसे कि जल प्रबंधन के लिए बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर में। अब इतना ही सवाल आता है कि हाल के नए बजट में घोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। ऐसे ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर प्रदेश में कौन सा संस्थान बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा RSTA, यानी कि राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। फिर अब नए नए कोई महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है कि एक नवीन महाविद्यालय सिवाना के पादरू में बनेगा। कहाँ है, कौन से जिले में, बालोतरा में। कृषि महाविद्यालय बनाया जाएगा बयाना के कनावर में, और बयाना यानी कि भरतपुर में।
साथ ही घोषणा की गई है कि हर जिले में, ध्यान रखें, प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। ऐसे ही जैसलमेर के पोखरण में घोषणा की गई है एक नया इंडोर स्टेडियम बनाने की। ये सीधे सीधे संस्थान, और वहां कौन से स्थान पर ये संस्थान बनाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक तरफ लगे होते हैं संस्थान, दूसरी तरफ लिखा होता है स्थान, मैच कॉलम में आपको करना है। बहुत बार सवाल आते हैं बजट में से, ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि नए बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस किस का कहाँ बनाया गया, कोई नया कॉलेज कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है इस चैप्टर को, और इसमें बहुत ज्यादा कोई डिटेल में कुछ नहीं देखना है, बस संस्थान और उसका स्थान कौन सी जगह बनेगा। नाथ द्वारा राजसमंद में बनेगा राणा पुंजा जनजातीय खेल अकेडमी। ऐसे ही सादुल शहर यहाँ के लालगढ़ जटान में बनाया जाएगा, श्री गंगानगर में, हैंडबॉल अकेडमी। ऐसे पूछी जाती है ये अकेडमी कहाँ बनेगी, तो हैंडबॉल अकेडमी तो बनाई जा रही है लालगढ़ जटान में। और राणा पुंजा जनजातीय खेल अकेडमी ये बनेगी राजसमंद के नाथ द्वारा में। अगली बात, जयपुर में फिर से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। एक अभी देखा हमने, एक और आ गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, ये मेंटल हेल्थ के लिए, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर का जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है एसएमएस, तो सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ। दौसा जिले के बांदीकुई में पैनोरमा बनेगा, किसके नाम पर, संत श्री दुर्लभ नाथ जी का पैनोरमा। पैनोरमा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई सारे नए पैनोरमा बनाने की इस बजट में घोषणा की गई है, तो कौन कौन से नए पैनोरमा हैं देखना। दूसरा, बालोतरा के सिवाना में बनेगा वीर दुर्गादास पैनोरमा। खूब क्वेश्चन आते हैं, बार बार आए हैं पैनोरमा से। सलूम्बर में बनेगा हाडीरानी पैनोरमा। इसके बाद वीर तेजाजी पैनोरमा, ये बनाया जाएगा खरनाल नागौर में। फिर आगे एक और पैनोरमा है, ये है एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर में बनेगा। किसका पैनोरमा है, महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा। फिर कुछ और सेंटर है, भरतपुर में बनाया जाएगा ब्रज कन्वेंशन सेंटर, झुंझुनू में बनाया जाएगा वार म्यूजियम। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग निश्चित है, आप ये मान के चलो, बजट में जब भी सवाल आता है संस्थानों से बार बार पूछा जाता है कि कौन सा संस्थान कहाँ बनाने की घोषणा हुई है, तो इसको अच्छे से याद रखें। ऐसे ही जैसे केंद्र में नीति आयोग है, नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसे ही राज्य ने बना दिया है रीति आयोग, वहां नीति है, यहाँ नीति में एन फॉर नेशनल है, यहाँ आर फॉर राजस्थान है। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, तो ये रीति आयोग राजस्थान में बनाया जाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक संस्थान बनेगा जिसके नाम है R4C। अब यहाँ 4C का मतलब क्या है, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। R का मतलब है राजस्थान, तो R4C यानी कि राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी। इसके बाद घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोला जाएगा। अब ये कहाँ खोला जाएगा ये अभी तय नहीं किया गया है, केवल इतना कहा जाएगा कि शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। ये किस लिए होंगे कि जो वर्किंग वुमन है, मतलब ये सारे जो ऑफिसेज हैं वहां खोलने की कोशिश की जा रही है कि जो वर्किंग वुमन है, अब वो जब तक काम करेगी तब तक उनके छोटे जो बच्चे हैं उनको घर तो छोड़ के आ नहीं सकती। तो ये दरअसल 6 महीने से लेकर और उनके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख के लिए उनके ऑफिस में ही ऐसे कुछ सदन खोले जाएंगे जहां बच्चों की देखरेख की जा सके। ऐसे ही जोधपुर, कोटा और उदयपुर में बनाए जाएंगे ऑर्गेनिक फूड मार्केट। अजमेर के तबीजी में यहाँ मुर्गी पालन के लिए बनेगा पोल्ट्री फीड यूनिट, इसकी स्थापना की जाएगी। तो एक एक लाइन पर एक एक सवाल बन सकता है। अजमेर, व्याबर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर, इन सहित कुल 16 स्थानों पर 16 जिलों में बनाए जाएंगे मॉडल उद्यान, जिनको नाम दिया गया है ऑक्सीजोन पार्क या ऑक्सीजोन। तो कितनी जगह बनाए जाएंगे, कुल 16 स्थानों पर ये बनाए जाएंगे। वन्य जीवों के उपचार के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून है, और उसके साथ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बरेली में है। तो ऐसे जो राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके साथ नॉलेज पार्टनर बनकर राजस्थान के संस्थान नॉलेज पार्टनर बनेंगे, इसे सीखेंगे। और उसके बाद अलवर, उदयपुर, फिर सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर, यहाँ पर बनाए जाएंगे स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां जंगली जानवरों का इलाज हो सके। ऐसे ही
भरतपुर में, सांभर जयपुर में और कुचामन के मीरडी में यहाँ बनाए जाएंगे स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीज। एवियन यानी कि पक्षी जो हैं, तो ये पक्षियों के इलाज के लिए ये सेंटर यहाँ बनेंगे। पक्षियों को जो बीमारी हो रही है तो उनके उपचार के लिए कहाँ कहाँ बनेंगे? भरतपुर में, जयपुर के सांभर में और कुचामन के मीरडी में पक्षियों के इलाज के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा के शाहपुरा में और शाहपुरा के बनेड़ा में यहां बनाया जाएगा इको पार्क। टोडा रायसिंह टोंक में बनेगा नेचर पार्क। सांचौर जालौर में बनेगा वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर। किशनगंज शाहबाद बारा में यहां बनेगा उपरेटी कंजर्वेशन जो रिजर्व है उसको ग्रासलैंड के रूप में विकसित करने के लिए यहां फंड दिया गया है। और ऐसे ही श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि जयपुर के जोबनेर में है, यहाँ एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो जयपुर में हम तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देख रहे हैं। तो जयपुर के जोबनेर में एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। कौन सा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो अभी तक आज के बजट में हमने जो देख रहे हैं, हमने जो देखा, जयपुर में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ चुके हैं अभी तक। तीसरा कहाँ है? जोबनेर में, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। और इसके बाद है स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी। तो ये खनिज विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना करने की बात राज्य सरकार ने कही है, यानी कि बजट में घोषणा की गई है। अब इसके बाद जो शॉर्ट में जानकारी थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब बजट में जो हमारे अन्य टॉपिक है, जैसे कि पुरानी योजना में क्या नया अपडेट किया गया है, नई नीतियां कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं, और बजट में अभी तक आपने जो हेडिंग देखी थी शुरुआत में, जो नई घोषित योजना है उनका अब डिटेल एनालिसिस क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं विस्तृत विवरण। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना है। अर्थव्यवस्था के आकार से मतलब है जीएसडीपी कि स्टेट की जीडीपी का साइज कितना है। तो कितना है? 21,52,100 करोड़ रुपए। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2025-26 की समाप्ति पर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय राज्य की तो कितनी है? 2,02,349 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय यहाँ रहेगी। इसके बाद अब योजनाओं में देखते हैं पुरानी योजनाओं में क्या क्या चेंज हुए हैं। तो पुरानी एक योजना थी अटल प्रगति पथ। ये गांवों में सीसी रोड बनाने की योजना है। अटल प्रगति पथ जो कि गांव में सीसी रोड बनाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के अंदर, इसलिए गांव में सीसी रोड बनाए जाएंगे। अब योजना 2024-25 फिर 25-26 तो दोनों वर्ष चली। 24-25 में तो कहा गया ऐसे गांवों में जिनकी आबादी 10,000 तक है, 10,000 या उससे कम हुई। अब इसके बाद अगले वर्ष में 25-26 में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और इस वर्ष क्या किया गया है, यानी कि 2026-27 में कि जो पुरानी योजना चली आ रही थी उसमें ही 500 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की है। यानी मैंने बताया कि एक टॉपिक हम ये भी पढ़ेंगे कि पुरानी योजनाओं में क्या नया अपडेट हुआ है। तो यहाँ क्या अपडेट हुआ है? अटल प्रगति पथ में एक अपडेट हुआ है कि इसमें आगामी वर्ष 250 अलग अलग गांवों में जो अटल प्रगति पथ बन रहे हैं उनके लिए कुल 500 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की गई है। फिर इसके बाद सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में क्या होगा? तो राज्य सरकार एक लक्ष्य लेके चल रही है, और ये लक्ष्य क्या है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो फिलहाल राजस्थान में मृत्यु होती है ये 2047 तक 90% कम हो जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। 90% कमी लानी है सड़क दुर्घटनाओं में आज जितनी मृत्यु होती है उसकी तुलना में। कौन से वर्ष तक? 2047। इसके बाद पेयजल के क्षेत्र में तो 2 परियोजना है, एक है परवन अकावत परियोजना। ये हम देख रहे हैं पुरानी योजना में नया अपडेट क्या हुआ है। तो परवन अकावत परियोजना में जो 12 कोटा और झालावाड़ जिले के गांवों को लाभान्वित करेगी, इनके लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ऐसे ही जो नवनेरा परियोजना है, अब नवनेरा परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ये है कोटा और बूंदी, यहाँ के गांवों को लाभान्वित करेगी और इसके लिए 1,100 करोड़ रुपए यानी कि 1,100 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। एक तो सवाल ये बनता है कि परवन अकावत परियोजना से लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिले से 3 है, 12 कोटा और झालावाड़। दूसरा, इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं इस बजट में? तो 3,500 करोड़ रुपए यानी कि 3,500 करोड़ रुपए इसमें दिए गए। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है परवन अकावत परियोजना से लाभान्वित जिले, तो 12 कोटा और झालावाड़। अगला सवाल बनता है नवनेरा परियोजना से लाभान्वित जिले, तो कौन कौन से जिले हैं? ये है कोटा और बूंदी।
दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है कोटा। नवनेरा में भी कोटा है और परवन अकावत में भी कोटा है। बजट यहाँ 3500 है और यहाँ है 1100 करोड़ रुपए। इसके बाद पेयजल संबंधी ही अगली योजना है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन। पुरानी योजना है, अब इसका दूसरा चरण चल रहा है, तो इसमें आगे रकम बढ़ा दी गई है। 2530 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही अमृत 2.0 योजना शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए, तो इसमें भी आगामी वर्ष 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। अब सरकार ने कुछ और घोषणाएं की हैं, और वो घोषणा क्या है कि पूरे प्रदेश में 600 ट्यूबवेल बनाए जाएंगे नए। ऐसे ही 1200 यानी कि 1200 हैंडपंप लगाए जाने की कोशिश की जाएगी आगामी वर्ष में। फिर इसके बाद जल प्रबंधन की दृष्टि से, अभी मैंने बताया था, अब वो चीजें यहाँ डिटेल में आ रही है। तो जयपुर में जल प्रबंधन की दृष्टि से बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसके लिए कितना बजट दिया गया है? 10 करोड़ रुपए। अभी तो हमने केवल इतना सा देखा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। अब डिटेल में देख रहे हैं कि उसके लिए बजट कितना है, तो 10 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। और इसके साथ ही एक ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, इसकी भी स्थापना होगी जयपुर में। HCM रीपा जो संस्थान है प्रशासनिक ट्रेनिंग देने का, सचिवालय में और इसके साथ साथ जल भवन में, इन 3 जगह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यानी कि ट्रायल के तौर पर यह कार्यक्रम यहां शुरू किया जाएगा। इसके बाद आम जन को पेयजल सुविधा, नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है इनको पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी एक लाई जाएगी। अब हमने इंडेक्स में शामिल किया था कि नई नीतियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें एक नीति ये भी है राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी, ये लाई जाएगी। इसके साथ ही पिछले बजट में घोषित किए गए थे 1050 पद, ये तकनीकी पद थे किसमें? इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों की पेयजल विभाग में। अब इनकी संख्या में वृद्धि करके कर दिया गया है 3000 पद। तो भर्तियों के नाम पर केवल एक यही यहां दिखा है पूरे बजट में, और कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब देखते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई। तो क्या घोषणा की गई है? सौर ऊर्जा क्षमता में, ऊर्जा वाला सवाल बहुत आता है कि आगामी वर्ष हमारे लक्ष्य क्या है। तो सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना, इसके तहत 518 मेगावाट क्षमता के, जितनी क्षमता है याद रखना, 1,30,000 से अधिक यहाँ रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लक्ष्य हैं, ये स्थापित किए गए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सौर ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कितनी हुई है? 19,209 मेगावाट। पीएम सूर्य घर योजना में कुल कितने कनेक्शन लगे हैं? तो यहाँ 518 मेगावाट क्षमता के कुल 1,30,000 कनेक्शन दिए गए। ऐसे ही सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए यहाँ 400 केवी के 2 GSS स्थापित करने की भी बात की गई है, ग्रिड सब स्टेशन। अब ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ सोलर पार्क लगाने की बात हुई है। तो मैंने इंडेक्स में शुरू में भी लिखा था कि हम पढ़ेंगे कि सौर पार्क कहाँ कौन कौन से बनेंगे। सौर पार्क से बार बार सवाल आता है। देखो बीकानेर में बनेंगे सौर पार्क, कहाँ कहाँ? तो एक है मेहरासर, दीनसर, बराला, दूसरा सवाईसर, करनीसर, और तीसरा भटियान, बिकोलोई। तो ये तो सब हैं कहाँ? बीकानेर में। तो बीकानेर वाले तो ये हो गए सौर पार्क। अब आता है जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा है? राघवा सेउआ क्षेत्र। तो यहाँ लगभग 4,830 मेगावाट, इतनी मेगावाट क्षमता के यहाँ सौर पार्क बनाए जाएंगे जैसलमेर और बीकानेर में मिलाकर। तो बीकानेर में कौन कौन से होंगे? अच्छा, इतना पूछा जा सकता है कि ये मेहरासर, दीनसर, बराला सौर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में होगा? बीकानेर में। ऐसे ही सवाईसर, करनीसर, ये कहाँ होगा? बीकानेर में। भटियान, बिकलोई, ये भी बीकानेर में। जैसलमेर में कौन सा होगा? रागबा सेउआ क्षेत्र, ये कहाँ है? ये है जैसलमेर में। कुल क्षमता कितनी होगी? तो कुल क्षमता होगी 4,830। जैसे इस बार अगर ग्रेड 3 वाला एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा, ग्रेड 3 में पूछा गया था गौरबिया सौर ऊर्जा परियोजना। ये गौरबिया सौर ऊर्जा परियोजना पूछी गई थी, कौन से जिले में है? तो सौर ऊर्जा पर बार बार सवाल आता है। जब मैंने ये गौरबिया पढ़ाया था तब भी कहा था कि सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर बार बार सवाल पूछा जाता है, तो पूछ लिया गया कि कौन से जिले में है। अब ऐसे ही यहाँ कुछ सोलर पार्क दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा सोलर पार्क कहाँ है।
अब देखते हैं राज्य सरकार की एक योजना चल रही है पंच गौरव योजना। इसमें क्या अपडेट किया गया है? पंच गौरव में हर जिले से 5 घटकों का विकास किया जाएगा, जैसे कि खेल का हो गया, पर्यटन का हो गया, कोई एक उपज हो गई, कोई एक उत्पाद हो गया, ये इस तरह के वहाँ 5 घटकों का विकास किया जा रहा है। कोई एक प्रजाति हो गई, इस तरह के 5 घटक हैं हर जिले से। अब इसमें नया अपडेट क्या है? नया अपडेट है कि इसमें कितने रुपए दिए गए हैं पंचगौरव योजना को आगे और संचालित करने के लिए? 150 करोड़ रुपए का फंड इसमें दिया गया है। अब राज सेतु, जो हमने अभी अभी योजनाएं शॉर्ट में पढ़ी थी, उनको अब डिटेल में पढ़ने का टाइम आ गया है, वो घड़ी आ गई है। तो प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकाय और स्थानीय निकायों के साथ साथ जो सरकारी क्षेत्र यानी कि राजकीय उपक्रम, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव फाइनेंसिंग कि इनको फंड उपलब्ध कराया जाए। किस किस को? स्थानीय निकाय को और सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रमों को। अब इनको फंड उपलब्ध करवाने के लिए ये बनाया है एक पोर्टल, कह सकते हैं एक फंड बनाया है जिसका नाम है राज सेतु, जिसका पूरा नाम राजस्थान स्ट्रक्चर एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड। तो ये फंड किस लिए बनाया गया? इस फंड का उद्देश्य है इनोवेटिव फाइनेंसिंग, नए कुछ काम करने के लिए, कुछ पैसा उपलब्ध कराने के लिए। अगला है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यानी कि DMIC। अब इसके तहत जोधपुर पाली मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। किस काम के लिए? औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के लिए, जिसमें पहले चरण में सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति यहाँ की जाएगी और आगामी 2 वर्ष में कुल 600 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से पहले बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है कि अब भी पूछ ले। वैसे अब ये पैटर्न थोड़ा पुराना हो गया, पहले बहुत बार सवाल इस पे पूछा है। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए, अब यहाँ स्थान के नाम याद रखना, यहाँ भिवाड़ी के सालारपुर में और डीडवाना कुचामन के पर्वतसर में भूमि आवंटित इसमें की गई है। यहाँ बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक्स हब। इसके बाद अलग अलग प्रवासी जो राजस्थान के बाहर पूरी दुनिया में रह रहे हैं, उन प्रवासियों के लिए एक अलग से एक विभाग बनाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, उनसे संपर्क साधने के लिए, उनके साथ रिश्ता अच्छा रखने के लिए, जिसका नाम क्या है? डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर, जिसको DORA डोरा विभाग बोला गया है। तो ये डोरा विभाग करेगा क्या? ये डोरा विभाग डोरे डालेगा। किस पर डोरे डालेगा? प्रवासी राजस्थानियों पर जो राजस्थान के बाहर रह रहे हैं। नाम ही डोरा है। उन पर डोरे क्यों डाल रहा है? उनको यहाँ बुलाने के लिए कि यहाँ आओ और राजस्थान में आके निवेश करो, अपना पैसा यहाँ लगाओ, हम आपको रिटर्न देंगे। तो इसके लिए डोरा विभाग बनाया गया है, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर। अब इसके बाद बताया गया है कि वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के कुल 26 चैप्टर कार्यशील हैं और आगामी वर्ष कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? तो दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, इन सबको शामिल करते हुए 14 नए चैप्टर इसमें शुरू किए जाएंगे। फिलहाल हैं 26, 14 और शुरू किए जाएंगे। फिर आगे माटी कला से जुड़े हुए जो लोग हैं, सामान्य भाषा में कुम्हार हम जिनको कहते हैं, तो ये जो लोग हैं, इनकी कला को और ज्यादा उत्थान देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक चाक इनको देने की घोषणा की है। कितने? 5000। अभी जो कुम्हार है, माटी कला के करने वाले जो कलाकार हैं, वो कैसे करते हैं? हाथ से ही चाक को घुमाते हैं, एक लकड़ी से उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। अब वहां लकड़ी से घुमाने की बजाय बिजली से चलने वाले चाक सरकार बांट रही है माटी कला काम करने वाले कलाकारों के लिए। कितने बांटे जाएंगे? 5000। साथ ही मिट्टी को गूंथने के लिए भी मशीन उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए कुल खर्चा कितना होगा सरकार का? 15 करोड़ रुपए। अब देखते हैं युवा विकास एवं कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है। तो इस वाले विभाग में सबसे ज्यादा नजरें थी लोगों की जब बजट आया कि हो सकता है कि कोई भर्ती की घोषणा हो, हमारे लिए कुछ जानकारी हो। तो यहाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी हम देखते हैं युवा विकास और कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या किया। पुरानी एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर, ये ध्यान रखना, ये आंकड़े पूछे जाते हैं, शामिल युवा 1 लाख, उनको कर्जा कितना मिलेगा? तो उनको 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% पूरी तरह से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। मार्जिन मनी में भी इनको अनुदान दिया जाएगा। ऐसे ही जो अभी मैंने बात करी, जैसे NT है, ऐसे ही राजस्थान में RSTA की स्थापना होगी। वाइब्रेंट कार्यक्रम की बात की थी।
ये वाइब्रेंट कार्यक्रम प्रत्येक जिले में खोला जाएगा। और वाइब्रेंट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम। तो किस लिए चलाया जाएगा? कि महाविद्यालयों में यानी कि कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके टैलेंट को, उनमें जो अंदर हुनर है उसको बिजनेस माइंडेड करना, बिजनेस रिसर्च करना। तो इस तरह के प्रोग्राम कल चलाए जाएंगे। कहाँ बनेगा ये? हर जिले के चयनित महाविद्यालयों में। इसके बाद प्रत्येक जिले के, अच्छा ये तो वाइब्रेंट फिर से वापस आ गया है, आगे बढ़ते हैं। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं इनके लिए रोजगार परक जो कौशल है, इसके लिए करियर गाइडेंस, डिजिटल मेंटरिंग आवश्यक है और इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यानी कि बच्चों का सपना होता है कुछ बनना, तो कार्यक्रम का नाम भी रखा गया है ड्रीम। तो ड्रीम कार्यक्रम किससे संबंधित है? युवाओं से और उनके रोजगार से संबंधित है, जिसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल रेडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटरिंग। मेंटरिंग यानी कि इनकी काउंसलिंग, इनको समझाया जाएगा कि कैसे आप डिजिटल मार्केट में भी अपना करियर बना सकते हैं। और इसके लिए प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान को नशा मुक्त करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है राजस्थान सवेरा, यानी कि राज सवेरा। तो ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो राजस्थान को ड्रग्स यानी कि नशे से मुक्त करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद प्रदेश के विद्यालयों के साथ संचालित जो 22,746 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इन आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के विकास के लिए साथ के साथ खेल आधारित शिक्षा के लिए इनको खेल सामग्री दी जाएगी। और इसको ही नाम दिया गया है कौन सा पिटारा? जादुई पिटारा। तो जादुई पिटारा किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने वाले बच्चों से संबंधित है। होगा क्या इसमें? कि बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी कि पढ़ाई के अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं उनमें संलग्न हो सके, उनके लिए उनको खेल का सामान वगैरह ये सब इसमें दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोग हैं उनके लिए योजना शुरू की गई थी राज पहल। जो मैंने शुरू में शॉर्ट में नाम बताए थे उनका विस्तार से हम देख रहे हैं। राज पहल एक पहल है। किस लिए है ये पहल? कि ये जो अर्ध घुमंतु या घुमंतु लोग हैं वो एक स्थान पर टिकते नहीं है। अब इस वजह से क्या होता है, उनके बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इनके लिए चलता फिरता स्कूल बनाया जाएगा, जिसको कहा गया स्कूल ऑन व्हील। चलता फिरता स्कूल यानी कि गाड़ी के ऊपर स्कूल है, वहीं टीचर हैं, वहीं उसको पढ़ा रहे हैं, वहीं पर बोर्ड लगाया हुआ है। तो ये किन के लिए है कार्यक्रम राज पहल? ये गाड़िया लोहार, बंजारा, इन सब के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है कि इनके बच्चे जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं यानी स्कूल नहीं जा पाते, अब दो ऑप्शन है, या तो इनके घूमने फिरने को सरकार रोक दे और या इनके पीछे पीछे स्कूल चलने लग जाए। अब ये तो रुक नहीं रहे हैं, सरकार बहुत टाइम से कह रही है एक जगह बस जाओ। अब ये बसने को तैयार नहीं है, तो इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो सरकार ने इनके पीछे पीछे स्कूल चला दिया है। यानी कि गाड़ी पर ही अब पढ़ाई हो रही है, गाड़ी ही क्लासरूम है। तो यही है राज पहल। इसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या होगा अपडेट? तो पहले तो एक योजना शुरू की जाएगी जिसका नाम है राज सुरक्षा। सुरक्षा से संबंधित मतलब स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि आपातकालीन परिस्थितियों में कोई मरीज है, सड़क दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति है, कोई प्रसूति है यानी कि जिसको डिलीवरी होने वाली है, संतान का जन्म होने वाला है, तो इन सब के लिए आपात परिस्थिति में उपचार मिल सके, इसके लिए योजना शुरू की गई राज सुरक्षा। पूरा नाम क्या है? राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना ये लागू की जाएगी। अभी इन योजनाओं के बारे में केवल इतना इतना ही बताया है, सरकार ने ही इतना बताया है। ऐसा नहीं है कि हम ही दो लाइन में बता के आगे बढ़ रहे हैं, अभी सरकार ने ही इतनी जानकारी दी है क्योंकि बजट की घोषणा है। अब धीरे धीरे विस्तार से और आंकड़े आएंगे तब इसको आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए कार्यक्रम है जिसका नाम है राज ममता। तो राज ममता मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें जीवन शैली सुधारी जाए। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल के दौर में कैसे हम मेंटली खुश रह सकें, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। फिर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ। अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ? सवाई मानसिंह चिकित्सालय यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल में बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ। ऐसे जो लोग असहाय हैं, विमंदित हैं या लावारिस हैं या जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, अब उनको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। एक तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ योजना, और दूसरी है
निरोगी राजस्थान योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत अब इन रोगियों को निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। दुर्घटना में घायल या घायल नहीं, दुर्घटना में जो मृतक है, अब इसके पार्थिव शरीर को, डेड बॉडी को चिकित्सालय से घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए योजना है मोक्ष वाहिनी योजना। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो यहाँ लखपति दीदी जो योजना शुरू की गई थी, जिसमें दीदी को 1 लाख रुपए का कर्जा दिया जाता था और दीदी लखपति हो जाती थी बिना कुछ करे। ये 1 लाख रुपए का ऋण सरकार देती थी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। क्यों देती थी? ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। अब ये लखपति दीदी 1.5 लखपति हो गई है। अब इसको लखपति दीदी नहीं बोलना चाहिए, अब ये हो गई है 1.5 लखपति। क्यों? क्योंकि पहले जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के कितने हो गए हैं? 1.5 लाख। योजना का नाम नहीं बदला है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है। वास्तव में जो ये लखपति थी दीदी, अब इसको पहले 1 लाख मिलते थे, अब 1.5 लाख कर दिए हैं। यानी दीदी अब लखपति से 1.5 लखपति हो गई है। जैसे होशियार से कुछ लोग 1.5 होशियार हो जाते हैं, ऐसे सरकार ने इनको भी 1.5 लखपति बना दिया है। अब इनके लिए जो सीमा थी पहले 1 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर कर दिया है 1,50,000। ऐसे ही भरतपुर में और कोटा में समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला अधिकारिता कार्यालय, इनमें महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर भीलवाड़ा के जहाजपुर में बनाया जाएगा अंबेडकर बालक छात्रावास। ब्यावर के जैतारण में यहाँ बनाया जाएगा सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास। अजमेर के भिनाए में यहाँ बनाया जाएगा देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय। दौसा के लवान में यहाँ बनाया जाएगा देवनारायण बालक छात्रावास। और ठंडी बेरी पिंडवाड़ा सिरोही में बनाया जाएगा जनजाति बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा इसमें की गई है। ऐसे ही 12 जिले में, जहां की सहरिया और खैरवा जनजाति ज्यादा रहती है 12 में, जोधपुर जिले में जहां कथौड़ी जनजाति ज्यादा रहती है, तो इन जनजातियों के लिए प्रति माह घी, तेल, दाल, इन सब वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसके लिए परिवार की जो महिला मुखिया है उसके नाम ये सब काम किए जाते हैं, उसके नाम ये सब दिए जाते हैं। और इसके लिए 1,200 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा अब दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि पर्यटन, कला और संस्कृति में सरकार ने क्या घोषणा की है। तो भरतपुर में बनाया जाएगा ब्रज कन्वेंशन सेंटर और इसकी लागत में कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों को संरक्षण देने के लिए योजना शुरू की गई, जिसमें झुंझुनू, चूरू और सीकर में 660 से अधिक हवेलियां चिन्हित की गई हैं और इन चिन्हित हवेलियों में काम किए जाएंगे ताकि इनका पुनरुद्धार किया जा सके। कहाँ कहाँ? झुंझुनू, सीकर और चूरू में। पश्चिमी राजस्थान, यहाँ की मरुस्थलीय जो संस्कृति है, इसको सहेजने के लिए एक सर्किट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है थार सांस्कृतिक सर्किट। इस थार सांस्कृतिक सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर। वार म्यूजियम यानी युद्ध का एक म्यूजियम बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? झुंझुनू में। यहाँ हमारे बहुत सारे सैनिक रहते हैं, झुंझुनू में पूर्व सैनिक भी बहुत हैं, शेखावाटी का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय सेना में। तो वहाँ शहीद सैनिकों की याद में या वर्तमान में भी जो कार्यरत है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके लिए एक वार म्यूजियम यहाँ बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पुरानी योजना है, नया अपडेट किया गया है। क्या अपडेट किया गया है कि इसमें 6,000 लोगों को यानी 6,000 वरिष्ठ नागरिकों तो हवाई जहाज के द्वारा यात्रा कराई जाएगी और 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी। यानी कि 6,000 ये और 50,000 ट्रेन वाले, ये तो हो गए यानी कि हवाई जहाज वाले, और ये हो गए एसी ट्रेन वाले। तो इस वर्ष कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी? 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को। इस योजना में जो हवाई जहाज से यात्रा कराई जाती है वो एक ही स्थान की कराई जाती है। वो कौन सा स्थान है? पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। बाकी सारे स्थान हमारे देश में ही हैं और उनके लिए अब एसी ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। इसके बाद सीकर, झुंझुनू में और भरतपुर डीग के क्षेत्र में एयरपोर्ट स्थापित करने की बात हो रही है। तो यहाँ स्टडी की जाएगी, देखा जाएगा कि भाई एयरपोर्ट बनाई यहाँ जा सकते हैं या नहीं, क्या क्या सुविधाएं विकसित की जा सकती है, कनेक्टिविटी कैसी है, उसके लिए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा यहाँ बनाए जाएंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTO।
अब डिजिटल शासन की ओर बढ़ते हैं, तो इस बार मिनी ई मित्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। एक तो आप ई मित्र आपने देखे होंगे, ई मित्र केंद्र जो दुकानें होती हैं। अब मिनी ई मित्र केंद्र क्या है? देखो, ई मित्र पे तो कंप्यूटर लेके बैठा रहता है व्यक्ति, तो वहां सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। अब आजकल कंप्यूटर वाले कुछ काम मोबाइल से भी होने लगे हैं, तो जो मोबाइल से काम करेगा उसको बोला गया है मिनी ई मित्र। और ऐसे 25,000 युवाओं को, महिलाओं को मिनी ई मित्र का लाइसेंस या उसके रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो कैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे? मोबाइल आधारित सेवा। ई मित्र पुराना केंद्र तो आप जानते हैं, कंप्यूटर आधारित सारी सेवा। यहाँ स्मार्टफोन के द्वारा मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए ये जो सारे काम कर रहे हैं, इन्हीं को मिनी ई मित्र कहा गया है। और कितने बनाए जाएंगे? 25,000। इसके बाद डिजिटल नवाचार, इनको बढ़ावा देने के लिए स्टेट डेटा सेंटर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, आज के नए दौर में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको बताया गया है, तो इसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसका नाम है डेडिकेटेड डेटा एंड पॉलिसी स्ट्रेटजी यूनिट। इसको ही नाम दिया गया है सीएम प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या है? पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस। तो ये बनाया जाएगा सीएम प्रमाण। शुरू में हमने देखा भी था, नई पॉलिसी है। किस काम के लिए है ये? तो डेटा से संबंधित है। ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें डेटा आपका सेव रह सके। इसके बाद राजस्थान को विकसित बनाने का रोड मैप तैयार है और इसके लिए बनाया गया है रीति आयोग। जैसे कि केंद्र सरकार ने बनाया नीति आयोग, राज्य सरकार ने बनाया है रीति आयोग। विकसित राजस्थान लक्ष्य है 2047 तक। अब इसके लिए जो बंजर भूमि है, चारागाह भूमि है, बीहड़ भूमि है या चरनोट जो भूमियां हैं, ये शामलात भूमि जो कुछ है, इन सब का सही उपयोग हो सके, इसलिए इनका जीआईएस आधारित एक डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा, रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। और इस रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए एक मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस बनाया जाएगा। फिर इसके बाद कानून व्यवस्था को संभालने के लिए और उसमें भी खास तौर से साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए बनाया जाएगा R4C सेंटर। R4C यानी कि राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। कार्मिक कल्याण के लिए, कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाया गया है मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। अभी मैंने बताया था शुरू में, शिशु वात्सल्य सदन में क्या होगा? 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए वर्किंग वुमेन खासतौर से जो हैं, अब उनके साथ छोटे बच्चे भी अगर हैं तो वो अपने ऑफिस उनको ले जाएंगी, तो वहां उनकी देखरेख के लिए ऐसे कुछ हाउस बनाए जाएंगे। उनको कहा गया मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। किसानों के लिए क्या है? कृषक कल्याण और कृषि विकास के लिए, तो इसके लिए है राज एम्स। अब ध्यान रखना, एम्स हमें लगता है कि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ राज एम्स स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, कृषि विभाग से। क्या मतलब है इसका? राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये राज एम्स इसमें विकसित किया जाएगा। इसके बाद एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका प्रसंस्करण किया गया है, एग्रीकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट प्रसंस्करण करके, साफ सुथरा करके, कुछ उनसे और बना के, जैसे कि आलू से आलू की चिप्स बना के, आम से आम का अचार बना के, ये जो बेचना है, तो इसको कहते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके, इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसको कहा गया है मिशन राज गिफ्ट। तो राज गिफ्ट क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड। इसके बाद हरित बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया था कब? वर्ष 2025-26 में पहला ग्रीन बजट। अब उसमें आगे कुछ और घोषणाएं की गई है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाकर 20% किया जाए और राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से कुछ मिशन प्रारंभ किए गए हैं जिसका नाम है मिशन हरियालो राजस्थान। अब मिशन हरियालो राजस्थान जब शुरू किया गया था तो 2024-25 में कहा गया कि 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। फिर पिछले वर्ष यानी अभी जो चल रहा है 2025-26, इसमें कहा गया कि 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और अगर आगामी वर्ष यानी कि 2026-27 के लिए भी कितने पौधों का लक्ष्य रखा गया है? तो ये भी लक्ष्य है 10 करोड़। ये लिखा हुआ है 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के समस्त सभी जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष यहाँ एक नमो नर्सरी की शुरुआत की जाएगी, सभी जिला मुख्यालयों पर।
इसके साथ साथ प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर अभी धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से ये नमो वन विकसित किए जाएंगे। तो नमो नर्सरी तो बनेगी जिला मुख्यालय पर, और नमो वन बनाए जाएंगे कहाँ, पंचायत समिति के स्तर पर। फिर कुछ स्थान हैं जैसे कि अजमेर, व्यापार, हनुमानगढ़, अभी मैंने बताया था, ऐसे 16 स्थान हैं। और यहाँ 16 स्थान पर बनाया जाएगा ऑक्सीजोन। क्या है ऑक्सीजोन? ये मॉडल उद्यान है और इसके लिए कुल बजट है 32 करोड़ रुपए। फिर आगे पर्यावरण विकास से संबंधित कुछ बातें कही गई है कि अब अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए जितनी भी भूमि आवंटित की गई है उसका 10% भाग अब वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में बनेगा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क, इसके लिए 31 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वन्यजीव संरक्षण के लिए अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, एक कार्यक्रम है जिसका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी कार्यक्रम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, प्रोजेक्ट फॉर रेजिलेंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ वेलराइजेशन इनिशिएटिव परियोजना। तो ये प्रोजेक्ट पृथ्वी किससे संबंधित है, वन्य जीवों के संरक्षण से। आगे फसलों को हानिकारक जो कीड़े हैं या बीमारी है उनसे बचाने के लिए यहाँ जयपुर में बनेगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जोबनेर में थोड़ी देर पहले पढ़ाई था, जोबनेर जयपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक खेती का सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा किसानों को पहली बार, ये काम राज्य में पहली बार हो रहा है, कार्बन क्रेडिट दिलाने की बात शुरू हो रही है कि जो किसान कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन का उत्सर्जन जितना कम करेगा उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, बदले में समझ लो कि उतने पैसे दिए जाएंगे। तो इसके लिए पहली बार प्रदेश में कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट अब चलवाया जाएगा। इसके बाद अब 2047 तक हमको हमारी अर्थव्यवस्था कितनी पहुंचानी है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। तो ये कैसे पहुंचेगी, इसके लिए लक्ष्य रखे गए हैं कि सर्विस सेक्टर की जो वार्षिक वृद्धि दर है, ये वार्षिक वृद्धि दर 2023-24 में 5.70 यानी कि 5.70 थी, इससे बढ़कर 2025-26 में कितनी होगी है, 11.15। ऐसे ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यहाँ की इकोनॉमी को 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है और 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कितना, 4.3 ट्रिलियन। ये लक्ष्य पूछे जा सकते हैं कि अभी हमारी जीडीपी का जो साइज है उसको 2028-29 तक कितना पहुंचाना है, तो 350 बिलियन डॉलर, और 2047 तक तो बिलियन से बढ़कर तब ट्रिलियन है, तब कितना हो जाएगा, 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंचाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है। खान और पेट्रोलियम विभाग ने क्या घोषणा की है, तो इन्होंने घोषणा की है कि खनन क्षेत्र में, पेट्रोलियम क्षेत्र में कुछ नई गति देने के लिए लाइमस्टोन, मैग्नीज और आयरन ऐसे खनिजों को जियो फिजिकल सर्वे और ड्रिलिंग कार्य करवाया जाएगा, जिससे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी, इसकी स्थापना इसमें की जाएगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको एक तरह से प्रमोट कर रही है कि ज्यादा खरीदें आप। तो ईवी और सीएनजी वाहन जो है ये प्रमुख विकल्प बने हैं सरकार के। तो आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन खोलने की बात है और 250 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकार खोलेगी। यानी कि बजट से संबंधित कुछ खास जो बातें हैं वो हमने देखी। अब एक लास्ट बात कि बजट में ये सारी बातें तो वो ही जो हमने भी देखी हैं थ्योरी वाली। शुरुआत में हमने आपको एक बात बताई थी, अलग से ही एक वीडियो बना के बताया था कि इस बार करंट अफेयर्स की हम कब कब कौन कौन सी क्लास लेंगे। तो उसमें स्टार्टिंग राजस्थान करंट अफेयर्स की यहीं से थी और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए हमने सबसे पहले राजस्थान का बजट पढ़ना शुरू किया है। अब राजस्थान बजट में, ये वर्ष 2026-27 का है, अब राजस्थान बजट में सबसे पहले एक क्लास तो आज हो चुकी है जो कि थ्योरी वाली है। अब इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, और टेलीग्राम जो बार बार आप पूछते हैं किस नाम से है, मेरे ही नाम से है, विपिन कुमार शर्मा 7713, इस नाम से टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम लिंक। तो इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो मैं हर बार पीडीएफ का यानी कि टेलीग्राम की जो पीडीएफ है उसका लिंक यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में डालता हूँ,
फिर भी बच्चे बार बार पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसलिए बता रहा हूँ, टेलीग्राम के इस चैनल पर मिलेगी, वैसे आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट्स में ही। ये तो थ्योरी वाली क्लास हो गई। अब हमारी सेकंड क्लास बाकी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, क्योंकि आज तो मैं बोलता गया हूँ, आप सुनते गए हैं, केवल थ्योरी थ्योरी की बात हो रही थी। अब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, प्रिंट निकाल के उसको अच्छे से पढ़ना 5-6 दिन। तो आज की डेट है 14 फरवरी, 14 फरवरी की ही अपनी बात हुई थी, और एमसीक्यू वाली क्लास हम रखेंगे 21 फरवरी को। आज की क्लास तो रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डेड है, और ये जो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास है ये हम लाइव रखेंगे। अब लाइव का जो टाइम है, मैं तो सोच रहा हूँ 6 या 7 इसके आसपास, बाकी आप अपना सुझाव दें, आप किस समय फ्री हैं मुझे बता सकते हैं, तो जैसे भी अपना टाइम सूटेबल होगा उस हिसाब से इस क्लास को कर लेंगे। तो यहाँ आज की क्लास समाप्त होती है। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम अब शुरू कर चुके हैं। वैसे तो ये क्लास, ये जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का बजट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या बाकी कोई एग्जाम भी हो। फिर भी फिलहाल अब जो जुलाई में सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम है, हमारा टारगेट है उसको मुख्य रूप से रखना, और तब तक सारा जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसको समाप्त करना। तो उम्मीद है क्लास से कुछ आपको फायदा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद।